नमस्कार मित्रों। तो जिस तरह पेड़ पौधों को पर्याप्त खाद पानी मिलता रहे तो वो फलते फूलते हैं, नहीं तो मुरझा कर नष्ट हो जाते हैं। ठीक इसी तरह हमारे शरीर के हर छोटे छोटे अंग या सेल्स तक ब्लड सप्लाई के द्वारा खाद पानी यानी कि न्यूट्रिशन पहुंचता रहता है। यदि किसी कारण ये ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचार में रुकावट आ जाए तो वह अंग सड़ने लगता है, अर्थात नेक्रोसिस होने लगती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ब्लड सप्लाई जा रही है तो हड्डी बिल्कुल मजबूत है, लेकिन यहाँ उसको सड़ान लग गई। इस बीमारी को AVN यानी कि ए वास्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है, अर्थात खून की कमी के कारण होने वाली टिश्यूज की डेथ। द डेथ ऑफ द बोन टिश्यूज ड्यू टू द इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। और ये AVN किसी भी हड्डी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हिप बोन यानी कूल्हे की हड्डी में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए आज हम हिप जॉइंट के AVN के बारे में चर्चा करेंगे। AVN ऑफ द हिप जॉइंट। और ये बीमारी कैसे कैसे शुरू होकर कैसे आगे बढ़ती है, कितनी स्टेजेस हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक, आप सबका हार्दिक स्वागत है मित्रों। और ये वीडियो चिकित्सक को या रोगी सबके लिए अत्यंत उपयोगी है, कृपया इसका लाभ लें। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्टेज में बताया है कि किस तरह से ये बीमारी आगे बढ़ती हुई किस स्टेज में कैसे पहुंचती है। तो सबसे पहले फिकेट एंड आर्लेट वैज्ञानिक के अनुसार अपन याद करें, जिसे कि 0 स्टेज या प्री क्लिनिकल स्टेज भी कहा जाता है। इसमें रोगी को कोई लक्षण नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, आराम से वह अपना कार्य करता रहता है। एक्सरे भी नॉर्मल आएगा। MRI में थोड़ी बहुत बीमारी दिखाई दे सकती है और हिस्टोपैथोलॉजी में भी नेक्रोटिक चेंजेज यानी कि नेक्रोसिस दिखाई देने लगेगी। स्टेज 1 में क्या है कि हल्का दर्द रोगी को हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, या हल्का दर्द हो सकता है, वह अपना सामान्य कार्य करता रहेगा। और एक्सरे भी ऐसे ही थोड़ा उसमें खराबी आ भी सकती है या नॉर्मल भी आ सकती है, खराबी में बोन में थिनिंग आ सकती है। MRI में सूजन दिखाई देगी और नेक्रोसिस दिखाई देने लग जाएगी कि यहाँ नेक्रोसिस डेवलप हो रही है। हिस्टोलॉजी में यानी कि बायोप्सी करके उसके सेल्स की जो माइक्रोस्कोप में जांच करेंगे, उससे देखेंगे कि नेक्रोसिस प्रेजेंट है, लेकिन जो हड्डी का स्ट्रक्चर है, जो उसकी रचना है बॉल की, वो वैसे की वैसी है, सही है, उसमें कोई खराबी नहीं आई। स्टेज 2 में शुरू में रोगी को लगातार अब दर्द बना रहेगा और विशेषता जब वो खड़ा होगा, उस पर वजन पड़ेगा हिप जॉइंट पे, कूल्हे पर, उस समय उसको दर्द ज्यादा महसूस होगा। एक्सरे में स्क्लेरोसिस हार्डनिंग मालूम होने लग जाएगी इस तरह से, और थोड़ा चेंजेज, ये स्पष्ट कोलैप्स नहीं होगा, सिर्फ यहाँ हार्डनिंग दिखाई देने लगेगी। MRI में बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि ये यहाँ नेक्रोसिस हो रही है, यहाँ हेल्दी बोन है, इधर तक हेल्दी है, यहाँ नेक्रोसिस है। एक
डिमार्केशन स्पष्ट दिखाई देगा। हिस्टोपैथोलॉजी में वही कि इसमें कोलैप्स नहीं है, स्ट्रक्चर हड्डी में कोई गड़बड़ नहीं आए, लेकिन नेक्रोसिस इसमें दिखाई देने लगेगी सेल्स में। स्टेज 3 में क्या है कि अब रोगी को ज्यादा दर्द होने लगेगा और जो गति है कूल्हे की, हिप जॉइंट्स की मूवमेंट्स है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, लिमिटेड होगी, मतलब पूरी तरह से कूल्हा वो कार्य नहीं कर पाएगा। एक्सरे में एक इस तरह से क्रिसेंट लाइक की रचना दिखाई देने लगेगी और स्पष्ट कोलैप्स नहीं देगा, सिर्फ एक क्रिसेंट टाइप की रचना अलग से दिखेगी, चेंजेस दिखेगा। एमआरआई में नेक्रोसिस बहुत अधिक फैली हुई दिखाई दे जाएगी। ये आप देख रहे हैं नेक्रोसिस सड़ान बहुत ज्यादा है, लेकिन कोलैप्स जो है ना वो अभी नहीं दिखाई देगा, मतलब हड्डी का जो स्ट्रक्चर है वैसे का वैसा रहेगा। और बायोप्सी में, हिस्टोपैथोलॉजी में भी डिफॉर्मिटी दिखाई देने लगेगी, एक फ्रैक्चर सा दिखाई देने लगेगा। स्टेज 4 जिसमें कि कोलैप्स हो जाती है, यहाँ हड्डी रोगी को एक सीवियर दर्द, तेज दर्द बना रहेगा और जो कि लगातार रहेगा और इतना दर्द कि रोगी अपने दिनचर्या मतलब लेट भाग जाना, चलना फिरना, उसमें भी लाचार होने लगेगा, डिसएबिलिटी हो जाएगी। एक्सरे में हड्डी का कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा और जो बोन जॉइंट्स के बीच में जो स्पेस है वो संकुचित होने लगेगा, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस भी डेवलप होने लगेगा। एमआरआई में नेक्रोसिस स्पष्ट दिखाई देने लगी और जो बोन का डिस्ट्रक्शन है, बोन की विकृति है, वो भी स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। हिस्टोपैथोलॉजी में और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अब दूसरे क्लासिफिकेशन जिन्होंने किया है वो स्टेनबर्गन है, लगभग वही का वह है, लेकिन थोड़ा इन्होंने मॉडिफाई कर दिया गया है। तीसरे हैं एक कार्बोल एंगल ने किया है और एक है जापान की ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, उन्होंने अपना अलग से क्लासिफिकेशन किया है स्टेज बाय स्टेज के, किस स्टेज को क्या कहेंगे। व्यापकता इसका रिप्रेजेंट तो ये मित्रों पूरे विश्व में व्यापक है, हर जगह इसके रोगी मिलते हैं, हर देश में इसके रोगी मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं और मुख्यतः 30 से 50 वर्ष की आयु में इसके लक्षण मालूम पड़ने लगते हैं और महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ये लगभग 4 गुना अधिक व्याधि पाई जाती है, पुरुषों को अधिक होती है। ये कारण कई है, मुख्यतः कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड का अधिक सेवन, जैसे अभी कोविड में जान बचाने के लिए बहुत स्टेरॉइड्स का यूज किया गया। इसके बाद एवीएन के काफी रोगी आने लगे और कई बार युवा अपनी मसल्स बनाने के लिए स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाते हैं, उससे भी ये नेक्रोसिस हो सकती है, ये वास्कुलर नेक्रोसिस। एल्कोहल, शराब का अधिक सेवन से भी ब्लड सप्लाई वहां कम हो जाती है और एवीएन हो जाना। मेडिकल कंडीशन, कुछ बीमारियां जैसे ये सिकल एनीमिया, उससे भी ब्लड सप्लाई कम होकर न्यूट्रिशन वहाँ कम पहुँचते हैं और एवीएन हो सकते हैं। कुछ फैक्टर्स अलग भी है, जैसे कीमोथेरेपी हो जाना, करना किसी को कहीं गिर जाना, और कुछ ऐसे भी कारण हैं फैक्टर्स जो कि अज्ञात हैं कि उनके कारणों को मालूम ही नहीं पड़ रहा कि ये क्यों हो गई एवीएन। अब आयुर्वेद की चिकित्सा क्या है, तो इसके लिए आयुर्वेद की दवाइयाँ और पंचकर्म में भी
सबसे पहले मसाज यानी अभ्यंग मेडिकेटेड ऑयल से अभ्यंग करना, मसाज करना। दूसरा, स्थानीय बस्ती स्ट्रीट बस्ती या आटे की बाउंड्री बनाकर मेडिकेटेड ऑयल की सिकाई की जाती है। अलाबू और रक्त मोक्षण। और अब साथ में योग, व्यायाम, एक्सरसाइज, जिससे कि एक तो हड्डियों का मोबिलिटी यानी कि उसकी गतिशीलता बनी रहे, जाम ना हो जाए, स्ट्रेचिंग में लचीलापन बना रहे और स्ट्रेंथनिंग यानी कि उसकी ताकत बनी रहे उस जोड़ की। इसलिए योग, व्यायाम, एक्सरसाइज अत्यंत आवश्यक है। आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयाँ भी हैं क्लासिकल, जैसे रस, भस्म, आसवरिष्ठ, गुटखा, चूर्ण, गुगुल आदि, जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। सामान्यतः जो हर्बल मेडिसिन हैं वो सिगरू, मोरिंगा, जिसके बारे में सरेंजन की फली जो सूजन को दूर करती हैं, हड्डियों को मजबूत करती हैं, विटामिनों से भरपूर हैं। लाक्षा हड्डियों को जोड़ने के लिए, कोरल की प्रवाल पिष्टी हड्डियों को रीजनरेट करती है। हड़जोड़ जैसे कि नाम से स्पष्ट है, हड्डियों को जोड़ती है, मजबूत करती है। अर्जुन जो कि हार्ट डिजीज में भी काम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। गुगुल सूजन को दूर करता है, दर्द को दूर करता है। अश्वगंधा जनरल टॉनिक भी है। हरिद्रा सूजन को दूर करती है, हल्दी मतलब। इसके अलावा आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। सामान्यतः अश्वगंधा चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लें। शुद्ध शिलाजीत 1-1 ग्राम सुबह शाम। आवा गुगुल की 3-3 गोली दिन में 3 बार पानी के साथ। और बलारिष्ट 6-6 चम्मच खाना खाने के बाद, भोजन के बाद पिए। साथ ही आयुर्वेद के पेटेंट कंपनियों की दवाइयाँ भी हैं, जैसे कि रियोस्टो, बोनी हिल, जेनोस्टो, मायोस्टाल एसबी आदि, जो कि हड्डियों को मजबूत करती हैं, ओस्टियोपोरोसिस वगैरह को दूर करती हैं। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेद एक अमृत है। कृपया इससे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और यदि आपको कभी कोई तकलीफ हो तो उज्जैन में यदि आप आ सकते हैं तो उज्जैन के फ्रीगंज में गुरु नानक स्वास्थ्य सेवा द्वारा प्रति शनिवार को गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, साइड का आदमी के लिए कैंप का आयोजन रहता है। आप इसका लाभ लें। और पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।